Let's begin. Let's begin. चलो let's start. आज दोपहर वाला पब्लिक भी आ गया क्यों ऐसे ही इको कैंसिल हो गया क्यों कैंसिल हो गया क्यों इको क्यों कैंसिल हो गया चलो चलो आज बहुत पब्लिक आ गया वेरी गुड अभी नेक्स्ट टाइम से चलो नेक्स्ट टाइम से अभी कंपल्सरीली ऑफलाइन विल स्टार्ट मोस्टली बाय वेडनेसडे मोस्टली ऑफलाइन पूरा कंपल्सरी स्टार्ट होने वाला है तो 3 बैच में तुम लोग स्प्लिट हो जाओगे 3 बैचेस यू वुड बी डिवाइडेड ओके एंड आई पुट ऑल द डिटेल्स इन द ग्रुप फिर खाली बहुत ही प्रॉब्लम है किसी को घर पे और नहीं आ सकता है ऑफलाइन तो मेरे को मैसेज करो ऑनलाइन वाले भी अदरवाइज वेडनेसडे से 99% विल बी गोइंग ऑफलाइन ओके 3 डिफरेंट बैचेस ऑल बैच टाइमिंग वुड बी गिवन टू यू तीनों ग्रुप्स बन जाएगा तीनों व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा वही रिस्पेक्टिव बैच में आने का चेंज नहीं करने का ओके बराबर तुम्हारा 20-25 जितना तुम लोग बैठा है ये भी ट्राइपॉड वाइपॉड सब हट जाएगा ऑनलाइन का कुछ होगा ही नहीं तो आराम से यू कैन सिट खाली ऑफलाइन लेक्चर होगा ठीक है सॉरी नाउ today we are going to do some different problems all of you take sum number 26 first please take sum number 26th sum इसका रिलेटेड कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया था जॉइंट लाइफ पॉलिसी डू यू रिमेम्बर मुझे बताओ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज इट टेकन by the partners personally on their lives or by the business business takes a common joint life policy for all the partners बराबर है क्यों निकलवाई जाती है बहुत सिंपल सा लॉजिक है अगर किसी का डेथ हो गया तो आपके पास पैसे मिल जाएंगे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे बिजनेस पे ज्यादा धक्का लगेगा नहीं सो that is the reason why you take out a joint life policy बराबर है The second thing, premium कौन पे करता है इस पे? Who pays the premium? The business. There are 2 ways of showing that premium. Either you can show it as an expense or you can show it as an asset. तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये एसेट मेथड कैसे पता चला एसेट है आपको बैलेंस शीट एसेट साइड जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिखाई दे रही है कैन सी जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन द एसेट साइड सो इट इज एन एसेट मतलब तो जितना प्रीमियम आपने पे किया उसको आप कैसे दिखा रहे हो एसेट के जैसे दिखा रहे हो जो पहले साल आपने कुछ फर्नीचर खरीदा तो वो फर्नीचर एसेट बना फिर दूसरे साल और खरीदा और एसेट बना तीसरे साल और खरीदा और एसेट ऐसे प्रीमियम भी आप हर साल जो पे करे उसको एसेट के फॉर्म में दिखा अब आप जब पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हो अगर किसी की डेथ नहीं हुई अगर आप डिसकंटिन्यू करते तो डू यू गेट द क्लेम वैल्यू नो व्हाट डू यू गेट सरेंडर वैल्यू पार्ट ऑफ दैट क्लेम पार्ट ऑफ द प्रीमियम आल्सो आपको पूरे पैसे वापस मिलते हैं कभी नहीं तो 15-16 साल तक आप प्रीमियम्स भरते रहोगे तब जाके आपको मार्क टू मार्क जितना प्रीमियम भरा उतना पैसा शायद वापस मिले 15-16 साल के बाद वो लोग कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लगा के 6-7-8% करके देता है इसलिए बट 14-15 सालों तक तो उससे कम ही मिलने वाला है दैट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज सरेंडर मतलब सेल वैल्यू ओके तो पॉलिसी का ट्रीटमेंट डिट्टो सेम है जैसे कोई एसेट दिखा रहे हो ना कोई भी एसेट वैसे पॉलिसी को ट्रीट करना फर्नीचर दिखा तो आप क्या करते हो रियलाइजेशन डेबिट में ट्रांसफर करके बेच देते हो बराबर है ना मशीनरी रियलाइजेशन डेबिट में डाल के बेच देते हो गुडविल है रियलाइजेशन डेबिट में डाल के नसीब हुआ तो बिक जाएगा स्टॉक है रियलाइजेशन डेबिट में जाके बिक जाएगा सेम ट्रीटमेंट विल बी फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी नो डिफरेंट ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग पार्ट you show it as an asset you transfer it to realization debit and you sell it off is this clear एक second
संभाल इधर नहीं, हाथ लगेगा। काम नहीं आ गया, संभाल। जो जो थोड़ा साइड हो जाएगी। तो आप राखी दो। Right now, so draw it up fast. Treatment of joint life policy is exactly same like you do normally. और एक item आपको problem में दिख रहा होगा कुछ तो अलग, which you have not seen earlier. Can you see that? Exactly. Leasehold premises. Can you see that? Leasehold premises. Yeah. Leasehold premises. क्या होता है? Leasehold premises are again your leasehold premises. Asset. Leasehold premises are nothing but your asset. Leasehold और freehold में क्या फर्क होता है? किसी को पता है? Freehold premises और leasehold premises में क्या फर्क होता है? लीजहोल्ड कुछ सालों के लिए होता है। लीजहोल्ड कुछ सालों के लिए होता है और फ्रीहोल्ड में, हाँ, अभी तुमने कोई प्रॉपर्टी है, 10 लाख की जमीन है, तुमने खरीद ली और पूरा अपफ्रंट पैसा दे दिया, वो तुम्हारी हो गई। यू आर द परमानेंट ओनर एंड दैट इज कॉल्ड एज फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस का मतलब होता है तुमने वो जमीन परमानेंटली नहीं खरीदी, लीज पे खरीदी है। लीज मतलब एक लीज एग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिसमें आप 10 साल, 15 साल, 25 साल, 50 साल की लीज पे वो जमीन खरीद सकते। बट आप उसके ओनर हो जाओगे लेकिन 25 साल, अगर 25 साल की लीज है तो आप उसके ओनर कितने सालों तक रहोगे? 25 साल। 25 साल के एंड में आपको वो जमीन या तो वापस करनी होगी या तो लीज रिन्यू हो जाती है। रिन्यू हो गई तो आप वापस ओनरशिप कंटिन्यू कर सकते, ऐसा होता है। Is this clear? तो आप 25 साल का पैसा दे देते हो। For those 25 years you are the owner. For those 50 years you are the owner. Is this clear? तो ये जनरली लीज की चीजें है ना, कॉलेजेस कोई बनवाता है, कोई कॉलेजेस बनने वाली होती है, जैसे कि सोमैया है। सोमैया का ये पूरा विद्या विहार एरिया ऑलमोस्ट वाज बिलोंगिंग टू सोमैया। विद्या विहार नाम भी विद्या विहार, सोमैया नहीं डाला, पूरा एरिया सोमैया का था। ऐसे ही ये साइड का पूरा विक्रोली साइड का लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय गोदरेज की। सो वो गोदरेज का एरिया, तो उन्होंने काफी सारी चीजें बेच दी हैं, काफी सारी चीजें लीज पे दी गई। क्या दी गई है? लीज पे। 25 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल की लीज पे, 100 साल की भी लीज एग्रीमेंट बनते हैं कि आप उसमें कॉलेज बनाओ, आप उसमें रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाओ, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाओ, वो 50 साल तक की आपकी ओनरशिप रहेगी। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा, अगर उसको वापस लेना है, अगर आपको वापस देना है तो वापस दे सकते हो, कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू, डिपेंडिंग ऑन द लेसर एंड लेसी बोलते हैं। लेसर मतलब वन हू लीजेस द प्रॉपर्टी, लेसी मतलब जो लेता है। इज दिस क्लियर? तो अपने को टेंशन वाली बात नहीं है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस हो या फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, बोथ आर एसेट्स, बोथ आर सर, वन इज परमानेंट, वन इज फॉर 25-30 years. यस સર અગર લોસ થાય અને અગર કોઈ પાસે એઝ અ એસેટ લીઝ હોલ્ડ હોય તો એ વેચી શકે ને? ના, leasehold asset can never be sold without the consent of the lessor. समझा? Leasehold asset you can sell but with the consent of the lessor. जो आपको लीज पे दिया हुआ है ना, उसको लगता है कि अभी ये जमीन का मेरे को पूरा पैसा आ गया, अभी कुछ आने का चांस नहीं है, तो अभी समझो 10 लाख की प्रॉपर्टी है और आपको 25 साल के लिए चाहिए, उसने 10 लाख रुपया ले लिया है, तो इज सेटिस्फाइड ना, 25 साल के बाद आए ना आए उसको फर्क नहीं पड़ता। तो लेसर से आप बात करके उसको सेल, कंसेंट ऑफ द लेसर होना जरूरी। सेल कर सकते हो लेकिन विदाउट द कंसेंट यू कैन नॉट। गॉट इट? यू शुड बी अग्रीएबल विद दैट। सो दैट इज व्हाट इज लीज होल्ड प्रॉपर्टी। गॉट इट? तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी बोलो या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बोलो, दोनों का ट्रीटमेंट विल बी सिमिलर टू योर एसेट। एसेट्स में डालना है और बेचते वक्त रियलाइज्ड वैल्यू आया तो सेल कर देना। ओके, अभी लीज होल्ड प्रॉपर्टी तो ठीक है, लेकिन उसके सामने क्रेडिट में क्या दिख रहा है? लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड। कैन यू सी दैट? इट इज सिमिलर टू व्हाट? JLP फंड।
इट इज सिमिलर टू JLP फंड विच इज सिमिलर टू RDD. तीनों का ट्रीटमेंट क्या करना है, सेम करना है। क्या करना है, उनको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करो, बट विल यू पे देम ऑफ। व्हाई डिड वी क्रिएट RDD? बैड डेट का लॉस एडजस्ट करने के लिए, कुछ लॉस हुआ तो एडजस्ट कर देंगे और बाकी का प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। व्हाई डिड वी क्रिएट JLP फंड? लास्ट लेक्चर हमने देखा था, व्हाई डिड वी क्रिएट JLP फंड? सॉरी, फॉर JLP में अगर कुछ लॉस हुआ तो वो कहां से एडजस्ट करेंगे, JLP फंड से एडजस्ट करेंगे, और एक्स्ट्रा जो ऊपर का पैसा है वो पार्टनर में ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे ही ये लीजहोल्ड रिडेम्पशन फंड आपको दिख रहा है, ये किस लिए बनाया जाता है, फॉर लीजहोल्ड प्रॉपर्टी। उसको बेचा, कुछ लॉस वॉस हुआ तो एडजस्ट करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर्टी बेच दिया और नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसका भी पैसा आप लीजहोल्ड फंड, मतलब लीजहोल्ड फंड इज अ लायबिलिटी, उसके सामने एसेट में कुछ ना कुछ होगा ना, कैश वगैरह, तो प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आया उस पैसे से आप नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, वो भी लीजहोल्ड फंड का काम। तो लीजहोल्ड रिडेम्पशन फंड के 2 यूजेस होते हैं। नंबर 1, आइदर यू कैन एडजस्ट दैट लॉस और गेन ऑन योर प्रॉपर्टी, एंड नंबर 2, नई प्रॉपर्टी अगर बाय करनी है ना फ्यूचर में, तो वो पैसा भी आप यूज कर सकते हैं लीजहोल्ड फंड में। इज दिस क्लियर? All of you got this? 2 reasons for leasehold fund, but treatment same. करना है और कौन से फंड को इधर डालना है। There is a simple hint. अगर कोई फंड पर्टिकुलर एसेट के लिए बनाया गया, अगर कोई फंड पर्टिकुलर एसेट को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया, पर्टिकुलर एसेट के लिए हो, जैसे कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये किसके लिए बनाया गया है, डेटर्स के लिए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, ये किसके लिए बनाया गया है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए। एसेट का नाम का फंड। लीजहोल्ड रिडेम्पशन फंड किसके लिए बनाया गया, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी के लिए बनाया गया। फिर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बनाया गया। तो ऐसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वो तो आपको है नहीं, तो ऐसे जो भी फंड्स आप कोई पर्टिकुलर एसेट्स के लिए बनाते हो, कोई भी फंड्स जो आप पर्टिकुलर एसेट्स को सपोर्ट करने के लिए बनाते हो, उसका प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करने के लिए बनाते हो, हिंट कहां होगा, फंड के नाम में होगा। Hint will be in the name of the fund. That name of the fund will be related to a particular asset. उस फंड को आप डायरेक्टली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, रिजर्व फंड के जैसा या जनरल रिजर्व के जैसा। डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट डायरेक्टली, गॉट इट? उसको क्या करने का, ट्रांसफर इट ऑन रियलाइजेशन क्रेडिट, बट विल यू पे इट ऑफ? नो, है अपना ही प्रॉफिट, ये भी अपना प्रॉफिट है, ये भी अपना प्रॉफिट, लेकिन क्यों अलग ट्रीटमेंट है, ये जो है ना, ये लॉस वॉस एडजस्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो, और ये जो है रिजर्व वगैरह, ये फ्री प्रॉफिट है, फ्री, कोई पर्टिकुलर एसेट के लिए बनाया हुआ नहीं, फ्रीली प्रॉफिट, उसके सामने कैश रहता है, टुकड़ा कैश, वो डायरेक्टली आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जनरल रिजर्व, PNL अकाउंट, रिजर्व फंड, ये सब डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ हाँ, बट एसेट वाले जो रिजर्व है ना, समझा क्या बोला, एसेट के रिलेटेड रिजर्व कौन से आपके, डेटर के रिलेटेड RDD RFDD है, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, लीजहोल्ड रिडेम्पशन का लीजहोल्ड रिडेम्पशन फंड, ये सब किधर डालने का, क्रेडिट साइड पे डाल के पे ऑफ नहीं करना। नो, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में ये सब चीजें एज इट इज जाती हैं बैलेंस शीट। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में अगर ये सब आ गए ना फंड, एसेट्स वाले फंड, तो किधर जाएंगे, एज इट इज बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि एसेट्स अभी भी पड़े हुए हैं ना, डेटर पड़ा हुआ है, तो RDD भी दिखता है ना तुमको बैलेंस शीट में। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, डेटर्स भी लेके जाते हो, RDD भी लेके जाते हो, JLP होगा तो JLP भी जाएगा, JLP फंड भी जाएगा, आपका लीजहोल्ड प्रॉपर्टी होगा, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी भी जाएगा, लीजहोल्ड रिडेम्पशन फंड भी जाएगा। तो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में इनको टच ही नहीं करना है, एज इट इज क्वेश्चन आपके आंसर में लिख। दिस इज क्लियर?
सर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं, उनको इसके साथ मिक्सअप मत करो। एडवर्टाइजमेंट वो सस्पेंस कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, पीएनएल जैसे। होगा, वो तो लॉस है ना। ये तो एसेट के लिए क्रिएटेड फंड्स है, लायबिलिटीज है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कोई फंड थोड़ी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है तुम्हारा? हैवी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, हैवी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। वो खर्चा न्यू पार्टनर थोड़ी बेयर करेगा, बोले ओल्ड ने किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, मैं बाद में एंटर होऊंगा, नया एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करेगा। ही माइट नॉट एग्री विद द बेनिफिट्स। नया पार्टनर जो आएगा वो बोलेगा ये इतना बेनिफिट टिकेगा नहीं टिकेगा मेरे को मालूम नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फुल पार्टनर। एडवर्टाइजमेंट खर्चा क्या है? एक तरह का लॉस है, पीएनएल के जैसा लॉस है, जमा हो, वो डिस्ट्रीब्यूट ही करना, उसका नोट उठ। ये फंड्स वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? दोनों फंड समझा? व्हाट विल यू डू विद जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट, सब बाकी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन एसेट के लिए क्रिएटेड रिजर्व है, उनको क्या करना? क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करके पे ऑफ। एनआरएफडीसी भी एकदम सेम आएगा। वेरी गुड। व्हाट इज एनआरएफडीसी? क्रेडिटर का डिस्काउंट रिजर्व है, तो क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी। तो एनआरएफडीसी किधर दिखेगा? एसेट साइड। बट विल यू सेल इट ऑफ? जीरो। व्हाट इज एनआरएफडीसी? आपने फ्यूचर का डिस्काउंट सोच के अभी से इनकम बता दी, फ्यूचर का डिस्काउंट सोच के अभी से इनकम बता दी। तो ऑपोजिट है, क्रेडिटर का इधर आ जाएगा ऑपोजिट, डेबिट साइड पे। फिर कुछ डिस्काउंट विस्काउंट अगर मिला आपको पे ऑफ करते वक्त, तो एडजस्ट करके एनआरएफडीसी भी ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट लॉस। गॉट इट? तो डेटर और क्रेडिटर के रिजर्व सब इधर, डेटर का क्रेडिट साइड, क्रेडिटर का डेबिट। गुड क्वेश्चन, आने वाला है टेस्ट में। मेसर्स जेवियर, ऐसा दिमाग चलना चाहिए, ने पूछ लिया अभी तुम्हारा थोड़ा लीक हो गया। मेसर्स जेवियर, यासिन एंड जुबैर were partners sharing profits and losses in the proportion of 3:2:1. क्या 94/7? They decided to dissolve the partnership on the balance on which date the balance sheet was given to you. Balance sheet दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप शुरू करते हैं। What is your first step? Empty the, करते जाओ, साथ में करते जाओ सब लोग। जेवियर, यासिन एंड जुबैर। तो ऐसा कोई कंपल्शन है कि ये सब फंड्स क्रिएट करना होता है? हेलो, नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है। कोई बिजनेस करेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा। ओके, किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा है और उसको चाहिए कि भाई सपोर्ट करने के लिए रिजर्व बनाते जाओ, बनाते जाओ, इट विल मेक इट। ओके, देयर इज नो कंपल्शन एज सच, इट डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, क्रिएट सच फंड्स। रियलाइजेशन, कैपिटल एंड बैंक। लीजहोल्ड फंड वाला पार्ट, that was also similar to joint life policy. Treatment is similar to joint life policy and funds, debtors and RTD. Sir, I had a doubt. बोलो भाई। Sir, in these funds, are they giving actual money, or are they making a fund where they're going to put money? See, funds are made out of profits, na? So whenever you create a, what do you mean by when you create a fund? You look at a balance sheet. This is a tallied balance sheet. This is the liability side. This is the asset side. This is the capital. Okay, let us say the capital is 5 lakh. Let us say the loans and other liabilities are, let us say, 2 lakh. Machine is 3 lakh. Furniture is 3 lakh, and your cash is 1 lakh. Right? This is a tallied balance sheet. This you know, na, how we prepare this final accounts and all, profit transfer करके. Now, how do you create a fund? Let us say if you want to create a reserve fund. अच्छा, बाकी लोग भी देख लो, ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग फंड कैसे क्रिएट करते हो? आपको सपोज रिजर्व फंड बनाना है या जनरल रिजर्व बनाना है, तो आप करोगे कैसे? पीएनएल टू जनरल रिजर्व। हाँ, पीएनएल टू जनरल रिजर्व। पीएनएल कहाँ पड़ा हुआ है? आपका प्रॉफिट कहाँ पड़ा हुआ है? कैपिटल के अंदर पड़ा हुआ है।
कैपिटल के अंदर पड़ा हुआ है। कैपिटल में से आप समझो 1 लाख रुपया कम कर दो, इसको कर दो 4 लाख, और इधर बता दो जनरल रिजर्व 1 लाख, ऐसे आप क्रिएट करते हो। तो सामने कुछ ना कुछ एसेट तो पड़ा ही है ना, एवरी लायबिलिटी हैज अ करस्पॉन्डिंग एसेट। वही बना रहे हैं, पीएनएल से ही बना रहे हैं, मैं आपको खाली पिक्चर बैलेंस शीट के तरफ से दिखा रहा हूँ। पीएनएल टू रिजर्व ही बन रहा है, तो पीएनएल घटा रिजर्व बढ़ा, और पीएनएल घटा तो इनडायरेक्टली कैपिटल, वो पीएनएल कैपिटल के अंदर पड़ा हुआ है ना, इसके लिए तो कैपिटल घटा और जनरल रिजर्व बढ़ा। दिस इज हाउ यू क्रिएट अ रिजर्व। तो रिजर्व इटसेल्फ के अंदर पैसा नहीं है, रिजर्व इज अ लायबिलिटी। जैसे कैपिटल इज अ लायबिलिटी, उसका पैसा किधर पड़ा हुआ है, ये एसेट्स में पड़ा हुआ है। डबल एंट्री फॉलो करते हो ना, एवरी लायबिलिटी विल हैव अ करस्पॉन्डिंग एसेट। तो रिजर्व का भी पैसा किसमें पड़ा हुआ है, एसेट में। कैपिटल का भी पैसा किसमें पड़ा हुआ है, एसेट। लोन का भी पैसा किसमें पड़ा हुआ है, एसेट। फिर ऐसे ही आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या क्रिएट करना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो पहले तो आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी खरीदोगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है आपके लिए, एसेट। प्रीमियम पे करोगे आप, तो प्रीमियम पे करने के लिए पैसा जाएगा ना, तो समझो 1 लाख में से 50,000 रुपए का प्रीमियम पे किया, तो इधर आ जाएगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी 50,000 की। कैश कम हो जाएगा और पॉलिसी बढ़ जाएगा, ये समझ आया। और इसके लिए आपको फंड बनाना है, तो फंड कैसे बनाओगे, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स किसके अंदर पड़े हुए हैं, कैपिटल के। तो कैपिटल हो जाएगा अभी आपका 3.5 लाख, और इधर आ जाएगा जेएलपी फंड 50,000। आज समझ आई। फिर आपने लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदी, समझो 20,000 की लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदी 20,000 की, तो कैश हो जाएगा 30,000, और इधर आ जाएगा लीज होल्ड प्रॉपर्टी 20,000। अब आपको चाहिए कि चलो इसका भी फंड बनाया जाए, चलो इसका भी फंड बनाया जाए। तो फंड कैसे बनाओगे, वापस कैपिटल को कम करोगे, 3.3 लाख बना दोगे, इधर बताओगे लीज होल्ड प्रॉपर्टी फंड, लीज होल्ड प्रीमाइसेस फंड, कितना आएगा 20,000। समझ आ रहा है। अरे जो भी है फंड, आपके प्रॉफिट को कम कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट कैपिटल में पड़े हुए हैं, और यहाँ पे फंड बढ़ाते जा रहा हूँ। जनरल रिजर्व क्या किया, कैपिटल को कम किया, जनरल रिजर्व बनाया, इसको कम किया। जेएलपी फंड बनाया, इसको कम किया। वापस हर एक चीज में मैं कैपिटल को कम करने का मतलब क्या, प्रॉफिट्स को कम कर, हमने कमाए हुए प्रॉफिट्स उनको कम कर रहे हो और अलग फंड दिखा रहे। तो ये ब्रेकअप करने का मतलब क्या है, सुनो, ये ब्रेकअप करने का रीजन क्या है, ये सब चीजें कैपिटल में भी पड़ी हो सकती थी, अलग करके क्यों दिखाया, अलग करके इसलिए दिखाया कि कल उठ के ये लीज होल्ड प्रीमाइसेस से एक भी रुपया नहीं आए, बेचते वक्त एक भी रुपया, तो कितने का लॉस होगा, 20,000 का लॉस होगा। हेलो, तो वो पूरा का वैसे लॉस कहां से एडजस्ट करते हो आप नॉर्मली, पीएनएल कहां जाता है, कैपिटल में। तो कैपिटल कम हो जाएगा ना 20 से, अब नहीं होगा। अब आपने क्या क्रिएट किया हुआ है, ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी फंड है ना, ये हट जाएगा, लॉस अब्सॉर्ब कर ले। कल उठ के जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेचा और एक भी रुपया नहीं आया, 50,000 का क्या हो जाएगा, लॉस। और समझो ये नहीं होता ना फंड, तो पूरा 50 कैपिटल खाता, क्योंकि पीएनएल पे जाएगा ना लॉस, पीएनएल पे जाएगा, तो पीएनएल किधर ट्रांसफर होता है, कैपिटल, कैपिटल लॉस खाएगा ना 50 का। बट अभी क्या है आपके पास, तो यहाँ पे पूरा जो भी 50 का लॉस हुआ, ये कौन अब्सॉर्ब कर लेगा, समझा, कैपिटल इफेक्ट नहीं होगा। यही रीजन होता है आपका फंड्स का, कि फंड्स क्या करते हैं, आपके लॉस वगैरह को भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, लॉस वगैरह तो अब्सॉर्ब करते ही हैं, और एक इसका यूज क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। ये समझो आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी था, यहाँ पे कितना था 50,000, और आपका लीज होल्ड था यहाँ पे 20,000, लीज होल्ड प्रॉपर्टी फंड था आपका 20, और लीज होल्ड प्रॉपर्टी थी आपकी यहाँ पे 20। अब समझो लीज होल्ड प्रॉपर्टी आपने 20 में बेचा और 1 रुपया भी लॉस नहीं हुआ, 1 रुपया भी लॉस नहीं हुआ, तो यहाँ पे कैश आ जाएगा 20, बेसिकली कैश 50 हो जाएगा।
अब आपको नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, नहीं तो ये कैश देख के आप वापस न्यू प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, यहाँ पर ही लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये फंड वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। तो बोलने का मतलब आपका कैपिटल का पैसा तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जो फंड का पैसा था वही आपने किस में डाल दिया, प्रॉपर्टी। फंड इटसेल्फ इज नॉट मनी, फंड के सामने जो कैश था वो आपने किस में डाल दिया, प्रॉपर्टी में। तो ये खाली डिमार्केशन करके रखा हुआ है, जैसे आप घर पे रखते हो ना, बाटली में पैसा बना के रखते हो ना, ये मेरा मनाली हॉलीडे के लिए, ये मेरा स्कूल का पढ़ाई के लिए, ये मेरा होटल का खाने के लिए, ये मेरा पिक्चर के लिए। ऐसा बिजनेस भी ऐसा अलग अलग फंड बना के रखता है, अलग अलग एसेट के लिए, अलग अलग एसेट के लिए। तो फंड में पैसा नहीं है, फंड के सामने जो कैश पड़ा है ना उसको वो टच नहीं करेगा। जैसे आपने ये प्रॉपर्टी बेचा और इधर कैश आ गया, तो ये कैश को वो टच नहीं करेगा, ये कैश को वो, ये इसको किसके लिए वापरेगा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। क्यों, ये फंड बना के रखा हुआ है। समझ में आया? फंड नहीं होता ना तो वो कैश किधर भी वापर सकते, एनीवेयर इट कैन यूज दैट कैश। तो अपना सेल्फ, ये जो रहता है अपना सेल्फ बोलते हैं ना, अपने बिजनेस को सेल्फ एक मैप, रूट मैप बना के दे देता है बिजनेस खुद ही, कि भैया मेरे को ये पैसा इधर वापरने का, ये पैसा इधर वापरने का, ये पैसा इधर। दैट इज द रीजन व्हाई यू क्रिएट दिस। Started? बोल। How do the partners decide कितना allocate करना है to the reserve? डिपेंड्स बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स को लगता है ये सब क्रिएशन जो होता है ना, ये इसने पूछा कि कैसे डिसाइड होता है कि कितना किसके लिए रखना है, दैट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस एंड द पार्टनर। उनको प्रॉपर्टी बड़ा चाहिए तो बड़ा फंड बनाओ, प्रॉपर्टी छोटा चाहिए तो छोटा बनाओ। हाँ मतलब जितना, हाँ वही एसेट कितना बड़ा है, वही तो बोला, कितना प्रॉपर्टी चाहिए, बड़ा प्रॉपर्टी चाहिए बड़ा फंड बनाओ, छोटा प्रॉपर्टी चाहिए छोटा फंड बनाओ। जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेनी है तो जेएलपी बनाओ, नहीं लेनी है तो जेएलपी बनाने की जरूरत। तुमको लगता है 10% का लॉस होगा, एक्सीडेंट होगा, तो 10% का जनरल रिजर्व बनाओ, 20% होगा 20% का बनाओ। ये एक्सपीरियंस से आता है, बिजनेस करोगे एक्सपीरियंस आएगा तो पता चलेगा ना किधर कौन सा पैसा जाए, उसके हिसाब से बोल। वैल्यू ऑफ एसेट, बोलो। जनरली वी मेक दिस, देखो फर्नीचर वगैरह पे तो कुछ खास फ्लक्चुएशन होने की प्रॉब्लम, जो एसेट वैल्यू में कम ज्यादा होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, स्टॉक होता है, समटाइम स्टॉक गुड्स का भाव कभी फ्लक्चुएट होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का फ्लक्चुएट होता है, कंपनी कितना देगी आपको मालूम नहीं है। बाकी ये जनरली यही एसेट होता है, मशीन वगैरह पे नहीं होता। मशीन तो क्या लेके आए 20-25 साल वापरा फिर निकाल लिए, तो मार्केट में क्या चल रहा है आप थोड़ी बेचने वाले हो 15 साल में, 2 साल में, 3 साल में। फर्नीचर आप लेके आए पड़ा हुआ है, उसका भाव कुछ भी आप थोड़ी बेचने वाले हो। बट इन्वेस्टमेंट क्या आप बेच सकते हो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपको कभी भी सरेंडर करनी पड़ सकती है। जो एसेट बीच में निकलने वाले हैं, जिसके भाव का डेटर्स हैं, कभी पैसा देगा कभी नहीं देगा, उस पर क्रिएट होगा, इस पे फ्लक्चुएट होने का चांस है। सर जो बढ़े आगे फटाफट। शेयर्स पे भी बनाता है। शेयर्स मतलब इन्वेस्टमेंट्स, यस यू मेक इट ऑन यस। ओछू करो, શું એક્સિડ થયું, લોસ એક્સિડ થયો તો પછી કેપિટલ માંથી, પીએનએલ માં, પીએનએલ માંથી, એટલે પીએનએલ વાયા કેપિટલ, વધારે થયું તો પીએનએલ। जनरल रिजर्व यूज कर सकते हो, दिस रिजर्व यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ पीएनएल, बट जनरल रिजर्व क्या है, कंटिजेंसी के लिए रखा जाता है, इमरजेंसी। तो ये नॉर्मल एसेट का लॉस वगैरह पीएनएल से है। हो गया सम, घर वालों का भी हो गया क्या? नहीं सर, नहीं ना, यू वांट टू सॉल्व, आराम से आ जाए, घाई मत, एक्साइट मत, अच्छे हैंड राइटिंग से करना। स्टार्टिंग यहाँ से बैंक बैलेंस, एक सेकेंड हाँ
ये रिकॉर्ड हो रहा है, दिखना चाहिए बराबर, फटाफट कर दो। मैं तेरा बुक में सॉल्व करूँ क्या? क्या क्या आएगा? 96 94/7। अरे कैश बैंक नहीं आएगा और आरडीडी नहीं आएगा। हाँ बचेला एसेट, सन्ड्री एसेट। हाँ बोलो, करो करो है थोड़ा 2 मिनट। सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट। बोलो भाई, गो फॉर हाँ बोलो, શું કે છે? શંકર લઈ જાઓ ટ્રેક પર, મજા આવશે. હા હા લઈ જાઓ. नाइन्टी 94/7 है। डेटर्स का क्या वैल्यू लिखा है? नहीं तो फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू क्या है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी वैल्यू 12,000 पर नीचे 5880 नहीं 5800। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो संख्या सेट को डबल अंडरलाइन कर। ओ भाई डेटा 5800 है। हां ये हां तो 58 है। 5800। અરે સર તમે લોકોને આને चलो चलो सर दे डोंट कंप्लीट द ला मैं करता हूँ अभी फटाफट। अरे स्लो हो रहा है इसको, फास्ट हो जाएगा, आराम से संभाल के। वेरी गुड वेरी गुड। फ्यूचर फ्यूचर टीचर। वो भी लिख रहा हूँ, लिखना फटाफट लिखो। चलो जिसने नहीं किया फटाफट। घर वालों को मेहनत करने दो थोड़ा। तुम लोग आजू बाजू डिस्कस कर सकता है, वो लोग नहीं कर सकता है। ये मैंने अलग से दिखाया। क्यों अलग से तीनों फंड? उनको बैंक में नहीं देना। We are not going to pay them off. Okay. बैंक लिखा, बैलेंस लिख दो 30 10 10। क्या हुआ? नहीं आ रहा अभी 93 सेकंड। चलो next step is sell out the assets. So buy bank. Life policy. What do you mean by life policy surrendered? Huh? Sold. Hello. Life policy surrendered is asset is sold. और बाकी assets से 86,700. This is 96,700. बराबर है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट टेक ओवर हुआ है, तो बाय यासिन कैपिटल। इन्वेस्टमेंट्स 8,000 टू रियलाइजेशन
8,000. Please don't talk. What do you mean by this? Xavier agreed to discharge bank loan. Taken over. और liabilities में pay off क्या किया फिर आपने? Creditor 16,200 है और realization expense are how much? 900. So I think ये total आना चाहिए आपका 17,100. तो बैंक में आएगा by realization 17,100. और क्या भाई ने टेक ओवर किया है? जावियर ने क्या टेक ओवर किया है? बैंक लोन. क्या प्राइस पे टेक ओवर किया है? 11,500. ये आ जाएगा इधर बाय रियलाइजेशन. ओके, खत्म हो गया सब. You don't pay off your RDD, you don't pay off your JLP fund, you don't pay off your leasehold redemption fund. Find out profit or loss क्या आ रहा है? Of 15,900. No. 150 और प्रॉफिट ऑफ 27,600. रेशियो 3:1. करो. 4,200. 13,800. 9,200. 4,600. एक लास्ट पेज पे नोट लिखो सब लोग. All of you take the last page of your notebook. Complete this first. Complete करो फिर लास्ट पेज पे आओ. मेरे को फाइनल सेटलमेंट बोलो कितना आ रहा है? 55 300. हाँ 11,200. हाँ और 14,600. और हो गया सम टैली कर 98,200. 55 300 11,200 14,600 टोटल 98,200. 90. ठीक है, सब लोग लास्ट पेज ले लो अपना नोटबुक का. रिजोल्यूशन का लास्ट पेज आ गया जहाँ पे आपने स्टेप्स लिखा है. मैंने स्टेप्स दिया था 3. एडमिशन में दिया. हाँ तो इसका भी लिख दो. स्टेप्स इन सॉल्विंग डिसोल्यूशन लिख दो. स्टेप्स इन सॉल्विंग डिसोल्यूशन. Steps to solve dissolution. Steps to solve dissolution. Steps to solve dissolution. Number 1, empty the balance sheet. Number 1, empty the balance sheet. Number 1, empty the balance sheet. Number 1 के नीचे लिखो A B C D ऐसा लिखो. Number 1, empty the balance sheet. उसमें A, transfer partners capital balance to capital account. Transfer partners capital balance to capital accounts. Transfer partners capital balance to capital accounts. ब्रैकेट में करंट अकाउंट बैलेंस टू करंट अकाउंट. उधर ही ब्रैकेट में आगे करंट अकाउंट बैलेंस टू करंट अकाउंट. करंट अकाउंट बैलेंस टू करंट अकाउंट. बी फॉर बॉम्बे. बी, distribute reserves and accumulated losses. Distribute reserves and accumulated losses. Distribute reserves and accumulated losses. C, transfer bank balance to bank account. Transfer bank balance to bank account. Transfer bank balance to bank account. D, transfer partners loan balance to partners loan account. D, transfer partners loan balance to partners loan account. Loan balance, partners loan balance to partners loan account. E for elephant. E, transfer remaining assets and liabilities to realization.
Transfer remaining assets and liabilities to realization account. Remaining assets and liabilities to realization account. Transfer remaining assets and liabilities to realization account. ठीक है? Second point, एक लाइन छोड़ के लिखना. Second point, sell out the assets. Sell out the assets and take over the assets. Sell out the assets and take over the assets. Sell out the assets and take over the assets. Third point लिखना, pay off the liabilities and take over the liabilities. Pay off the liabilities and take over the liabilities. Pay off the liabilities and take over the liabilities. Fourth point, थर्ड पॉइंट में ही नीचे ब्रैकेट में लिखना. देखो रिपीट कर रहा हूँ. सेकंड पॉइंट में लिखा है सेल आउट द एसेट्स एंड टेक ओवर द एसेट्स. थर्ड पॉइंट में पे ऑफ द लाइबिलिटीज एंड टेक ओवर द लाइबिलिटीज. उधर ही कंटिन्यू ब्रैकेट में करना. पे ऑफ स्लैश टेक ओवर पार्टनर्स लोन. पे ऑफ स्लैश टेक ओवर पार्टनर्स लोन. पे ऑफ स्लैश टेक ओवर पार्टनर्स लोन. ये पार्टनर्स लोन मालूम है ना, एक्स्ट्रा अकाउंट जो बनाते हो उसको भी पे ऑफ या टेक ओवर करवा दो. एंड बस 1 2 3 हो गया. उसके बाद डैश नीचे ऐसे ही डैश करके लिखना फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस. फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन. फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन. और दूसरा डैश करके लिखना क्लोज कैपिटल अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग इट टू बैंक. क्लोज कैपिटल अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग इट टू बैंक. Close capital account by transferring it to bank. સર આ ફોર્થ પોઈન્ટ છે ને? ફોર્થ પોઈન્ટ નથી, આમ જ ખાલી ક્લોઝર છે. સ્ટેપ્સ તો 3 જ હતા 1 2 3. ફોર્થ અને ફિફ્થ માં ડેશ કરીને રાખી દેવાનું. આ તો લાસ્ટ માં શું કીધું તમે? મેં સાંભળ્યું નહીં. Find profit or loss on realization and close capital account by transferring it to bank. Close capital account by transferring it to bank. તો તમે ઈ પોઈન્ટ માં ટ્રાન્સફર રિમેનિંગ એસેટ્સ એન્ડ લાયબિલિટી ટુ શું કીધું? To realization. Transfer remaining assets and liabilities to realization. बोलो. हाँ, सम नंबर 12 हमने नहीं किया ना, देख लो जरा. 12 समझो. શું લોન? હા, નોટ હું તમને આપું છું. સેકન્ડ નોટ આપું છું. चलो ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 12. फटाफट ड्रॉ करो. मुझे बताओ पहले तो कितने अकाउंट्स आएंगे आपके? 1 2 3 तो हैं. 4 5 अकाउंट आएंगे. 5 क्यों 5? 2 पार्टनर ना लोन से. कैन यू सी दैट? नो, सेपरेटली इधर आ जाएगा भाई. रियलाइजेशन के नीचे ही आ जाता है पार्टनर लोन. दोनों दो लाइन का ही अकाउंट है वो. Partner loan account is very small. Come on. Oh bye. Realization के नीचे ड्रॉ कर लो 2 loan accounts. Come on, 5 accounts quick. सर एक अकाउंट रियलाइजेशन के नीचे बनाया और एक अकाउंट बैंक अकाउंट के नीचे बनाया तो भी चलेगा ना? चलेगा. Sum number 12. Deshpande, Dixit and Dave. अरे लोन अकाउंट 2 लाइन का है. Well, चलो सबसे पहला स्टेप, एम्प्टी द बैलेंस शीट. कम ऑन क्विक ऑल ऑफ यू.
वो मिसिस देशपांडे लोन बनाएंगे क्या अकाउंट? अज्यूम क्या करने का? नॉर्मल लायबिलिटी। ऊपर जो देशपांडे वो मिस्टर है, अज्यूम दैट, ओके। नीचे जो मिसिस देशपांडे लोन है उसका अकाउंट बनाने का नहीं, इसका अकाउंट बनाने का सिर्फ हु आर द पार्टनर्स, देशपांडे एंड दीक्षित एंड दवे। तो यहाँ पे दीक्षित लोन और दवे लोन, तो ये लोन अकाउंट में लिख दो बाय बैलेंस बीडी। दीक्षित लोन इज 15,000 और दवे लोन में लिख दो बाय बैलेंस बीडी 2,000। कैपिटल में लिख दो बाय बैलेंस बीडी देशपांडे का है, अरे एक मिनट, और लोन इज ये 3 और 7 है। लोन जो है वो 3 और 7,000 है। कैपिटल बैलेंस आर 10, 15 एंड कैश है तो कैश लिखना। बात मत करो फटाफट, नीर गिन रहा है ना, एपी सेंटर है, बात का पटोरा है उसका। गॉसिप क्वीन रहता है ना वो लड़की लोग में, ऐसा ये गॉसिप प्रिंस है। इसको बिग बॉस में भेज देने का, सबको एंटरटेन करेगा। चलो पागल 11 बार गांडा लोग મળીને ઝઘડા કરતા હોય। चलो સૌથી લાસ્ટમાં કોનું લોન અકાઉન્ટ લેવું તમે? દવે લોન, દવે दवे ने दीक्षित वेद तो लोन है पार्टनर। टोटल कितना आ रहा है? 23, 28, 38, 39, 49, 54, 400 आ रहा है ये। अबे इसका नहीं नहीं पागल है, पोर्शन खत्म नहीं हुआ भाई। तो बे मोटा मोटा चैप्टर है भाई। हाँ सर 2 महीने तक ये सिखा रहे थे फाइनल अकाउंट। कौन 2 महीने तक? अरे वो लोग ने 11 में किया ही नहीं था। अरे वाला सर 11 से फाइनल अकाउंट ही सिखा रहे हैं। अरे उनका 11 का फाइनल अकाउंट का वो नहीं करवाया ना, वो पार्टनरशिप फाइनल 11 में नहीं लिया। सर एग्जाम में डिसोल्यूशन ऑप्शन में છે? हाँ हेलो बोलो। एग्जाम में डिसोल्यूशन ऑप्शन में છે? एग्जाम में डिसोल्यूशन इज एन ऑप्शन विद बीओई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बट द थिंग इज ये क्वेश्चंस काफी बड़े हैं मेरे शीट वाले। When I show you a board question, अभी अगर टाइम रहेगा लेक्चर के बाद मैं बता देता हूँ तुमको मैं बोर्ड क्वेश्चन। वो ऐसा हंस हंस के तुम लोग एकदम राजी खुशी करो। I will advise BOE और डिसोल्यूशन में से अगर ऑप्शन मिले go for डिसोल्यूशन because it tally, BOE टैली नहीं होगा। आपका जर्नल एंट्री में एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, एक डिस्काउंट कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा ना, यू विल नेवर कम टू नो। हाँ पर सर उसका वो जर्नल लेक्चर तो टैली होता है ना।
लेजर टैली होता है, लेकिन तुमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन रॉन्ग किया है ना, तो मेजॉरिटी मिस्टेक उधर ही होता है. लेजर फिर भी tally हो લેન્ધી जाएगा. છે કમ્પેર ટુ બીઓઈ આ વધારે લેન્ધી છે. अरे भाई तने कहूं छू ने, लेंदी के हिसाब से डोंट वरी. बोर्ड का प्रॉब्लम इससे आधे साइज का रहता है, आधे से भी छोटा. मेरे को बोर्ड का वैल्यू नहीं है. तुम खाली बोर्ड का सर्टिफिकेट लेके पास होके बोला मैं बोर्ड में 92% लेके आया हैं. दिमाग में घुसना चाहिए ना, कंसेप्ट क्या है, नॉलेज क्या है. लाइफ में सब इजी चीज आने वाला है आगे. I don't want you to just score marks. My goal is to make you intelligent. Simple. बोलो. आएगा, कभी आएगा. एक इधर 5-6 साल में एक आता है लोन अकाउंट का. चांसेस बहुत कम है. उनको मैं बोर्ड प्रॉब्लम दिखाएगा, डोंट वरी. बोर्ड पेपर भी सॉल्व करेगा हम लोग 5. तुम मेरे को ये चीज है ना, जनवरी फरवरी में बोलना क्या डिफिकल्ट है, क्या इजी है. तुम लोग सब विराट कोहली बन चुका रहेगा तब. चलो. सर एग्जाम 10th को है ना? क्या सर एग्जाम शेड्यूल डाल दो ना. एग्जाम 10th को है ना सर? बंद नहीं है. बोलो क्या बोल रहे हो. एग्जाम शेड्यूल डाल दो ना. एग्जाम है ना थर्सडे को है. पहला एग्जाम अभी थर्सडे को है. एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का इट इज नॉट ऑन ट्यूसडे, इट इज ऑन थर्सडे. फिक्स है थर्सडे. सेम टाइम 2 to 3:30 and 3:30 to 5. SVDD इंग्लिश मीडियम क्लास 8A. सर आज प्रैक्टिस है. हाँ आज प्रैक्टिस છે. एक मिनट क्या. आज प्रैक्टिस છે सर. हाँ प्रैक्टिस आज नहीं है, कल होएगा प्रैक्टिस. अब चलो फटाफट. ये हो गया फर्स्ट स्टेप. વાત જ કરે છે. બોલાનું થઈ ગયું લખીને. ગુડ ફાસ્ટ. See, I guarantee you, every year it is the same thing. Nothing is changed. शीट का सम सिंसियरली करो, टेस्ट सिंसियरली दो, रिवीजन अटेंड करो. इतना किया ना, गारंटीड 90+. बोर्ड्स में अकाउंट में 90+ गारंटी लिख के देते. खाली ये सब अटेंड करो, टेस्ट दो, रिवीजन लेक्चर में आएगा ही. उसमें तुम थोड़ा और एफर्ट्स डालोगे, प्रैक्टिस करोगे, 95+. एंड एकदम सिंसियरिटी से लिखा और थोड़ा लक फैक्टर भी काम आ गया तो 100 on 100 is based on luck. 100 on 100 का मैं कभी बोलता नहीं हूँ, फोर्स भी नहीं करता. क्योंकि वो दिन एग्जाम पे तुम्हारा क्या कैंसलेशन होता है, क्या एक छोटा सा कैंसलेशन हो गया, they will deduct 1 mark. It's like that. So 100 on 100 is luck, but 95 to 99 is your effort. 95+ to 99 shows your effort. That is the thing. So any time 90+ तो आएगा ही आएगा, इतना अटेंड किया तो, और थोड़ा एफर्ट डाला, मेहनत किया तो 95+ अकाउंट गारंटी. और मार्क्स आएगा, डोंट वरी. डिफिकल्ट मत करो, सब आगे काम आने वाला है. हायर स्टैंडर्ड. हाँ ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का पीछे का ही आता है, उसके पीछे का कोई नहीं. अरे नंबर नहीं, क्वेश्चन सेम रहेगा. क्वेश्चन के अंदर जो नंबर आता है ना वो भी सेम आएगा. सेम कैलकुलेशन भी सेम आएगा. सेम कैलकुलेट द फॉलोइंग पहले तो आने का चांस बहुत कम है. तुमको फिलअप्स आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स भी आने का कम है क्योंकि उसमें रीजन है. अग्री डिसएग्री आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, या कंप्लीट द फॉलोइंग आ सकता है, ऑड मैन आउट आ सकता है, कमर्शियल टर्म्स, प्रोफॉर्मा भी हो, ये सब ऑब्जेक्टिव आने का चांस ज्यादा है. बट आई विल बी आस्किंग ऑल वेराइटीज. मैं 6 प्रीलियम लेगा तो 6 के 6 प्रीलियम्स में सब वेराइटी कवर होने वाला है. तुम लोग सब ऑब्जेक्टिव का वेराइटी कवर होगा, सब बोर्ड में आने का स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का सब क्वेश्चन, ऑल वेराइटीज विल बी कवर. 6 प्रीलियम दो खत्म. चलो क्या वो भी 5 तो लेते ही हैं, 5 तो लेंगे. 5 इको 5. राजीव सर का भी 5 रहेगा.
मैथ्स अकाउंट दोनों का 5 से 5 से रहेगा, इको का भी 5 तो रहेगा ही, 5 तो मिनिमम सबका रहेगा। हाँ ऑब्वियसली बात करके ना अलग अलग महीने में रखना। तुम्हारा शेड्यूल ऑफ प्रीलियम शुड बी इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। हर हफ्ते में एक 6 वीक्स पे स्प्रेड रहेगा 6 प्रीलियम। जनवरी एंड फरवरी विल बी प्रीलियम प्रीलियम प्रीलियम। नवंबर एंड दिसंबर वुड बी रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अक्टूबर एंड तक पोर्शन। दिस इज व्हाट इज अबाउट अकाउंट। चलो हो गया ये फर्स्ट स्टेप, एम्प्टी द बैलेंस शीट। सेकंड स्टेप रियलाइज द एसेट्स। रीड करो अभी सब लोग, प्लीज लिसन क्वाइट। ये प्रीलियम के वक्त छुट्टी ही है, जनवरी फरवरी छुट्टी ही है। रिवीजन के टाइम पे लेक्चर आने का, दिसंबर के बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में लेक्चर खत्म। 40 डेज 50 डेज विल बी एट होम ओनली। खाली फिर टेस्ट लिखने आने का, प्रीलियम लिखने आने का, जाने का, प्रीलियम लिखने आने का, जाने। डाउट 2 महीना कुछ है ही नहीं, लेक्चर्स खत्म हो जाएगा। जैन फर्स्ट वीक में सब लेक्चर्स खत्म हो जाएगा। फेब थर्ड वीक नहीं, कॉलेज का भी प्रीलियम्स है, अभी सब प्रीलियम्स लिखना। पढ़ाई वढ़ाई सब करके रखो, जनवरी फरवरी सब प्रीलियम ही देने का। देखो एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। हर्ष, तुलसिया, निशांत, पूजन, प्लीज डोंट टॉक, डू इट ऑन योर ओन। Nobody is going to get discussion in the exam, right? Every statement you are discussing, बीच में डिस्टर्ब होता है, बात मत करो अभी। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, उधर ही मुंडी होना है, डिस्कस करना ही नहीं। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। प्लांट एंड मशीनरी 10,000 लिखो सब लोग। क्या एंट्री करेगा एसेट्स रियलाइज का? बाय कैश। कैश में 2 रियलाइजेशन। प्लांट एंड मशीनरी, विच मिस्टेक? नजर गया तो काटेगा, बी अलर्ट। अंश मेहता, debtors at 80% of book value. What was the book value of debtors? ग्रॉस वैल्यू लिखने का, मालूम है ना? और इधर आरडीडी अलग से, तो 20,000 का 80% कितना होता है? 16। देन प्रीपेड एक्सपेंस कितना आया है? आया ही नहीं है। फिर इन्वेस्टमेंट्स बेच के कितना आया? तो 1000। बस इतना ही है। करो 39,000। ये हो गया सेल ऑफ एसेट। अभी एसेट टेकन ओवर में क्या दिया है पढ़ो। कुछ नहीं दिया है एसेट टेकन ओवर में। मूव टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज पे ऑफ करने का क्या एंट्री करो? लायबिलिटीज पे ऑफ करने का क्या एंट्री करोगे? कैश है ना, तो टू कैश लिख दो। क्या देखो क्या दिया लायबिलिटी के बारे में? देश पांडे अग्रीड टू रीपे मिसेस देश पांडे लोन एट 8,500। इज इट पेड ऑफ और टेकन ओवर? तो बाद में करो उसको। द फर्म हैड टू पे अ लायबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड 3,500। फर्म हैड टू पे अ लायबिलिटी। इज इट रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड? ये कैसा आया बिल डिस्काउंटेड का लायबिलिटी? याद है हमने बीच में किया था। डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर्ड 10,000 का था, उसमें से 8,000 उसने पे किया, 2,000 पे याद है? 2-3 दिन पहले ही किया था अभी। तो 10, हाँ यहाँ पर वही दिया। तुमने 3.5 का बिल डिस्काउंट करवाया। अब बैंक किसके पास से पैसा लेने गया रहेगा? डेटर के पास, एक्सेप्टर के पास। लेकिन एक्सेप्टर ने पैसा तो बैंक किससे लिया? दैट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। याद है वो? शायद डेटर पे करेगा, शायद डेटर नहीं पे किया तो अपने को करना, ये अपने को करना पड़ रहा है। 12 बारी यहीं से पे ऑफ कर दे। तो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, दिस इज नथिंग बट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 3,500। कैसा हुआ लायबिलिटी समझा? डेटर ने पैसा नहीं दिया, इसके लिए वी आर पेइंग। सो दिस इज डिस्काउंटेड
BR dishonored, discounted BR dishonored, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इधर कंटिंजेंट लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, वो भी चलेगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कंटिंजेंट, अंदर का मसाला कुछ भी लिखो, एंट्री राइट होना चाहिए टू कैश, ठीक है। अनरिकॉर्डेड कंटिंजेंट डिस्काउंटेड BR डिसऑनर्ड, कितना पे ऑफ किया आपने 3500। और क्या पे किया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 800। और कुछ पे किया आपने, क्रेडिटर्स के बारे में क्या दिया है, कुछ नहीं दिया। अबाउट अ लाइबिलिटी देन पेड ऑफ एट बुक वैल्यू, इधर काफी स्टूडेंट भूल जाते हैं, आप में से भी कोई भूल गए होंगे। क्रेडिटर्स भूला था कोई, हाँ कोई नहीं भूला है तो वेरी गुड, भूला है तो ध्यान रखो। लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन नहीं है तो पेड ऑफ एट बुक वैल्यू, तो 12,300 आया। करस्पॉन्डिंग एंट्री डाल दो कैश में, बाय रियलाइजेशन कितना आएगा 12,300। और देखो आगे लायबिलिटी टेक ओवर भी है, मिसिस देशपांडे लोन को कौन टेक ओवर किया है, देशपांडे। तो क्या करोगे, लायबिलिटी टू देशपांडे लोन, टू देशपांडे कैपिटल, अंदर लिख देने का मिसिस देशपांडे लोन। एंट्री क्या होती है लायबिलिटी टेक ओवर की, लायबिलिटी टू कैपिटल होता है, उसके जगह रियलाइजेशन टू कैपिटल, समझा। लायबिलिटी टू कैपिटल की जगह रियलाइजेशन टू कैपिटल, टू देशपांडे कैपिटल मिसिस देशपांडे लोन। क्या प्राइस पे लेके गया 8,500। टू देशपांडे का करस्पॉन्डिंग एंट्री देशपांडे में बाय रियलाइजेशन, बराबर है। देन व्हाट, हो गया खत्म। लोन्स देखो लास्ट लाइन पे दिया, पार्टनर्स रोज है सेटल्ड एट 10% डिस्काउंट। ये दोनों को कैसा सेटल किया आपने, कोई टेक ओवर किया, तो एंट्री क्या होगी, दीक्षित लोन में टू कैश, कितना लेकिन कितना 2,700, 10% डिस्काउंट, बराबर है। देना था 3, दिया 2,700। एक बार लायबिलिटी सब खत्म हुआ उसके बाद पार्टनर लोन, अभी अभी दिखा है पॉइंट में, देखा पीछे स्टेप्स लिखा ना आपने, लायबिलिटी के बाद पार्टनर्स लोन। तो दीक्षित लोन में टू कैश, कैश में क्या आएगा बाय दीक्षित लोन, लेकिन कितना, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 300, इज दैट योर गेन और लॉस। 3,000 के जगह कितना दिया, ज्यादा दिया कि कम दिया, कम दिया ना, लायबिलिटी को कम दिया तो अपना गेन हो गया, बिजनेस का गेन हो गया। तो गेन किधर ट्रांसफर कर देने का, रियलाइजेशन। क्यों इसका गेन गया, बाकी कोई गेन्स नहीं जाता था, बाकी कोई लायबिलिटी का गेन लॉस तो रिकॉर्ड नहीं किया, इसका क्यों कर रहे हैं। मेन रीजन क्या है, ये इसका अकाउंट अलग से बनाया हुआ है, कैन यू सी दैट, इसका अकाउंट अलग से बनाया हुआ है, इसके लिए इसका गेन लॉस जा रहा है। ये टू रियलाइजेशन का करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगा, यहाँ इधर आएगा बाय दीक्षित लोन, कितना 300, दिस इज गेन ऑन लोन, गेन ऑन लोन, इज दिस क्लियर। वैसे ही दवे लोन को कितना पे ऑफ किया, दोनों लोन को 10% डिस्काउंट है ना, पहले दीक्षित लोन किया आपने, ये डिफरेंस क्यों इधर गया समझा, बिकॉज गेन था, नॉर्मली कोई गेन लॉस नहीं होता क्योंकि लायबिलिटी इधर ही होता है, इसका क्यों गया, क्योंकि ये लायबिलिटी रियलाइजेशन के अंदर नहीं थी, बाहर थी, बाहर थी, इसके लिए इसका गेन लॉस जाएगा। याद है हमने पहले भी एक हाथ सम में किया था, एक सम में गेन था, एक सम में लॉस था, लॉस है तो इधर आएगा बाय रियलाइजेशन का ऊपर टू लोन, और लोन में टू रियलाइजेशन है तो इधर बाय लोन। तो अभी दवेज लोन को कितना पे ऑफ करना है, लॉस इंटरेस्ट की वजह से होता है ना, 1 मिनट, 6,300, तो टू कैश 6,300, और विद द करस्पॉन्डिंग एंट्री टू कैश का बाय दवेज लोन 6,300। व्हाट अबाउट दैट 700 का गेन, इधर क्या आएगा टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में क्या आएगा बाय
the ways loan, this is gain, discount कितना 700, ये दोनों चीज समझा? बस करो प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करो टैली करो कुछ सर करो। इंटरेस्ट की वजह से लॉस आया है। Loss is mostly due to interest. Yes, sometimes it might be due to some unrecorded loan or liability, but majority it is due to interest. हाँ हो ही सके ना। अबे समझो 3000 का लोन को आपने 3500 पे ऑफ किया, 500 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह का एक्स्ट्रा या अनरिकॉर्डेड लोन था उसका, तो 3000 के जगह कितना पे ऑफ किया? 3500 विद इंटरेस्ट विद चार्जेस, एक्स्ट्रा अनरिकॉर्डेड लोन था, कुछ भी हो सकता है। तो 3500 पे किया तो एंट्री क्या होगा? टू कैश में कितना लिखोगे? 3500। फिर गैप किधर आएगा? यहाँ पे आएगा बाय रियलाइजेशन का, इधर क्या आ जाएगा? टू लोन, ऑटोमेटिकली डेबिट में आएगा, दैट्स योर लॉस। गॉट इट? समझा? इधर 3 है, इधर 3500, तो डेबिट મોટું થઈ ગયું ને, ડેબિટ મોટું ક્રેડિટ નાનું, તો અહીંયા આવશે ના ના ના, અહીંયા 3000 અને 3000 ના ઠેકાણે યુ પ્રીપેડ ધેમ 3500, 2700 હતું ને, એના ઠેકાણે 3500 આવ્યું. So now debit will be greater, credit will be smaller. Buy realization 500 and करो 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 टैली करो, कुछ से करो। 75 सर इसके बाद एक और सम करना है। हाँ कितना आ रहा है लॉस? 16,200 का टोटल है, लॉस 16,200। करो फटाफट, कैपिटल करो, कैपिटल को ट्रांसफर करो, डालो बैंक। When will you post the format of the paper on the board? Post the Format of the paper, जो भी टेस्ट आने वाला है। बोला तो था कितनी बार, 3 क्वेश्चन, एक एडमिशन, एक रिटायरमेंट, एक डेथ और 10 मार्क्स का ऑब्जेक्ट। 40 मार्क्स। जो पहला 3 टेस्ट का फॉर्मेट था वही है, खाली 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। जर्नल दोनों में से किसी में भी आ सकता है, एडमिशन में आ सकता है। हाँ बोलो, किया टैली? कितने पे हो रहा है टैली? बैंक का टैली कर लिया? बैंक का टोटल टैली इज ऑन 42,300, चेक। यस सर। टैली इज ऑन 42,300, चेक। Leave 2 sides after this sum.
जर्नल है, 2 साइड छोड़ दो। नेक्स्ट सम ले लो, सम नंबर 42,300 पे हुआ टैली। सम नंबर 23। Working. हेलो, हाँ, यस, बोलिए। राइट राइट, हाँ हाँ, ओके। એને ટચ નહીં કરો યાર, તમે ડોન્ટ ટચ ધીસ. But don't do anything. Who told you to touch this? चलो, videos on all of you. हाँ 11,000
उसका बैग हेलो अच्छा ऐसा है क्या? ओके ओके गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट ओके ओके ठीक है ठीक है। तो मैं आपको एक कॉल बैक यही नंबर पे करूं? मैं अभी आपको 1-2 घंटे में बता दूं। हाँ हाँ जल्दी पक्का 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 चलो गाइस सम नंबर 23 लास्ट सम फटाफट सम नंबर 23 last sum number 23 Nerle and Patil were partners sharing profits and losses as 3:1. हाँ मैडम 32 नहीं 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 ओके come on quick sum number 23 all of you take Nerle and Patil were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1 Mila first step come on what's your first step empty the balance sheet start karo साथ में all of you this would be 20,000 बराबर है is that right then what second step go to your capital account balance that is buy balance BD Nerle and Patil one lakh 14,000 and 50,000 what बोर्ड में दो पार्टनर का ही आता है now next one two sundry assets करना ही है सब करना है 60,000 machinery is 50,000 stock is 40 sundry debtors 44 what is the total 184 right is that right creditors sundry liabilities that is creditors is 32 profit and loss that will be 2 P&L or by P&L 2 P&L 8,000 in the ratio of 3:1 which is 6 and 2 the firm was dissolved and on the above date the assets were realized as Sir, it follows. would be by P&L because it is in liability side. Yeah. Sorry. By P&L. By P&L 6 and 2. Liability side है ना P&L तो that's your profit. Asset side पे तो it's your loss तो 2 P&L. ना everything ना है. Asset वाला P&L मतलब profit and loss है. तो credit side, liability side पर जो मतलब reserve है. The business has to pay to part reserve. तो
बाय पी एन। एसेट साइड पे मतलब लॉस है तो लेना बाय। एसेट साइड है तो इधर 2 पी एन, लाइबिलिटी साइड है तो बाय पी एन। Assets were firm were dissolved and the assets were realized as follows. इधर आ जाएगा buy bank nearly took over 50% of the machinery at 10% of discount and Parley and 1/4 of the stock at 20% of the discount. So पहले मशीनरी देखो सब लोग, मशीनरी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50,000 दिया हुआ है, राइट? अभी 50,000 में nearly took over 50%। पैर हिलाया रहेगा। मैं बेंच कैसा है ये जब देखना था, तेरा पैर भी दूर है, देखो बेंच से। होता है तेरा वो गलती नहीं है, समझ। हवा चलो come on. Now listen, machinery is 50,000, nearly took over 50% of the machinery at 10% discount. तो मशीनरी का पहले 50% करो, 25,000 बराबर है। तो this was taken at discount of 10% which is 2,000. So ये हो गया 22,500. Is that right? And 1/4 of the stock at 20% discount. तो ये स्टॉक का वर्किंग नोट। ये इसका क्या हो रहा है आगे कुछ दिया रहेगा, करेंगे हम लोग, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। नेरले भैया ने आधा मशीनरी लिया हुआ है एट 10% डिस्काउंट। अभी स्टॉक इज 30,000, राइट? 30,000 का स्टॉक है। ही टुक 1/4 ऑफ द स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। 1/4 ऑफ द स्टॉक मतलब कितना होता है? 7,500 का स्टॉक टेक ओवर किया है एट 20% डिस्काउंट, टेकन ओवर। ये भी टेकन ओवर। 20% मतलब कितना होता है इसका? 1500। कितने में लेके गया? 6,000। Then Patil took over building at 70,000 and debtors worth 20 at 16,000. So ये आएगा आपका Patil took over building at 70 and debtors worth 20 at 16. Debtors worth 20, debtors था कितने का आपका? 44 का कितने में लेके गया है वो? ऐसे नहीं, 44 में से 20 या कितने में लेके गया है? टेकन ओवर एट 16। रिमेनिंग कितना है? 24। इसका मालूम नहीं अपने को क्या है, इसका भी मालूम नहीं है क्या है, इसका भी मालूम नहीं है 3/4 22,500 का क्या है। इट्स अ क्वेश्चन मार्क। वंस अगेन आई विल रिपीट। पहला मशीनरी वाला पार्ट। नेरले टुक ओवर 50% ऑफ द मशीनरी एट 10%। मशीनरी का आधा 10% डिस्काउंट पे टेक ओवर हो गया। ये कौन लेके गया? नेरले। एंड 1/4 ऑफ द स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। 1/4 ऑफ द स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। मतलब 6,000 में कौन लेके गया? नेरले। उसके बाद दिया है, सॉरी, पाटिल टुक ओवर बिल्डिंग एट, बिल्डिंग तो पूरा ही लेके गया 70,000 में। एंड डेटर्स वर्थ 20 एट 16, वर्थ 20 एट 16। ये कौन लेके गया? पाटिल। He also agreed to pay creditors at 5% discount. वो creditors को भी टेक ओवर, वो तो लायबिलिटी। उसके बाद हाँ हाँ हेलो हेलो हाँ बोलो। अच्छा मैडम, ये इतना शॉर्ट नोटिस पे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं इतना सब चीज? बराबर है आपका बात, लेकिन ऐसा इतना सेंसिटिव चीज है, आप ऐसे कैसे बता सकते हैं इतना शॉर्ट नोटिस पे? अभी
दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना टू डू ऑल दीज थिंग्स देन। अब आप मुझे बोलो एज अ इंडिविजुअल, आप मुझे 11, 11:30, 12 बजे बोल रहे हो टू अरेंज ऑल दीज थिंग्स विद इन 2 hours, हाउ इज इट पॉसिबल? बराबर है आपका बात, लेकिन आप बोल रहे हो कि विद इन 24 hours यू शुड डू ऑल दीज थिंग्स, 4 bottles and O positive and all. How can I do all these things within 2 hours timing? You tell me na. If a big hospital is not able to arrange it, how can an individual like me do this? Are you understanding? So तो करना ही पड़ेगा ना मैडम, ऐसा कैसा चलेगा? नहीं तो डू वन थिंग अबाउट द ऑपरेशन टुमारो, वी विल फाइंड आउट। अगर आपका ये प्रोटोकॉल्स है तो आप अबॉर्ट कर लीजिए ऑपरेशन, डॉक्टर से मैं बात करता हूँ। हाँ, मेरे को कॉल बैक कीजिए प्लीज आप। Come on now, listen. अरे वो पागल लोग, अभी मेरा डैड का सर्जरी है कल, ही इज एडमिटेड इन हिंदुजा, तो ओपन हार्ट सर्जरी है कल। अभी इतना सेंसिटिव सर्जरी है और मेरे को फोन करके बोलता है बॉटल ऑफ ब्लड लगेगा। मैं बोला ठीक है लगेगा, करता हूँ मैं अरेंज। शी सेड 4 bottles ऑफ ब्लड वी नीड, ओ पॉजिटिव। मैं बोला करेगा, उसमें क्या है, 2-3 दिन में वी कैन आस्क या मेनी डोनर्स एंड ऑल, विल गेट इट। अब मेरे को बोलती है 2 बजे तक करना। आर यू मैड? 2 बजे तक, आउट ऑफ योर माइंड? तुम पूरा इतना बड़ा हॉस्पिटल है हिंदुजा, तुम अरेंज नहीं कर सकता और मेरे को बोलता 2 बजे तक 4 बॉटल। और मैं बोला मैं दे देता हूँ। बोला नहीं, एक इंडिविजुअल एक ही बॉटल दे सकता है, एक 250 ml दे कल है, तो थोड़ा बहुत खा पी के 4-6 घंटे में आप 250 ml ऑफ ब्लड इज रिकवर्ड इन योर बॉडी विद इन 6 to 8 hours। तो वो तुम एक, मैं बोला मैं दे देता हूँ 4 बॉटल, मेरा ही वो पॉजिटिव है। आई टोल्ड मैं कर देता हूँ, वो पॉजिटिव है तो 2 दिन में मैं डिवाइड करके कर देता। नहीं, आपका एक ही बॉटल चलेगा, 3 महीना बाद आप डोनेट। बोला आर यू आउट ऑफ योर माइंड? यू आर टॉकिंग टू मी ऑल दीज थिंग्स। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल होके तुम नहीं कर रहा है, दिमाग अक्कल बगैर का काम करता है। इडियट्स, लिटरली। हाँ, अरे મળી જાય, પણ યુ હવે મને 12 વાગે કહે છે કે 2 વાગે સુધી કરો, પાગલગીરી છે આ। सर हाँ बोलो। सर डोनर चाहिए तो मेरा भाई ओ पॉजिटिव सर। डोनर भी, अरे डोनर तो मिल जाएंगे बट टाइम होना चाहिए ना। वो लोग अभी शॉर्ट नोटिस पे ऐसा 2 बजे तक बोलता है। तुम्हारा है कोई ओ पॉजिटिव है घर पे किसी का? बट बराबर है सब, हेल्थ यंग चाहिए थोड़े। ओ पॉजिटिव है खुद। सर मैं भी ओ पॉजिटिव। कौन है ओ पॉजिटिव? मैं हितांशी ओ पॉजिटिव। बट आई थिंक 18 के नीचे अलाउड है क्या? सर बिलो 18 नॉट अलाउड है, लेकिन ब्लड बैंक में तो मिल ही जाएगा ना, ओ पॉजिटिव है। कौन? ब्लड बैंक में तो मिल ही जाएगा ना, ओ पॉजिटिव इज लाइक द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। अरे मोस्ट कॉमन यूनिवर्सल है, मिल जाता है। वो बोल रहा है कि वहां पे नहीं है एंड ऑल। बोला 2-3 दिन में, अभी 2-3 दिन में तो अरेंज हो जाएगा। वो तो है, ब्लड बैंक में भी है कांटेक्ट और फ्रेंड्स का भी है, तो मिल जाएगा। बट सच अ शॉर्ट नोटिस दे आर टेलिंग ना, दैट्स व्हाई। चलो वो तो हो जाएगा। कमिंग बैक टू दिस मशीनरी, ये समझा तुमको 50,000 आधा टेक ओवर हुआ है, ये हाफ, ये 20 का 16 में गया, ये मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है और ये भी मालूम नहीं है। अभी इसका इंफॉर्मेशन आगे दिया है, पढ़ो। He also agreed to pay creditors at a discount of 5%। बराबर है, क्रेडिटर्स को 5% डिस्काउंट में पे ऑफ किया। वो कौन किया है? पाटिल किया है। बैलेंस मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000। अभी बैलेंस मशीनरी कौन सा? ये दिस वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, मतलब कितने में? 21 में। ये पहला क्वेश्चन मार्क मिला। बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, तो ये प्लस प्रॉफिट 10%, मतलब 2 सो 24,750 बराबर है। और बैलेंस डेटर्स रियलाइज्ड एट 95%, तो ये तीसरा क्वेश्चन मार्क। ये कितना रियलाइज हुआ? मतलब 5% कम।
कितना होता है 22,800. इज दैट करेक्ट? तीनों का समझा? बस आधा टेक ओवर है, खाली ब्रेकअप दिया है. एंट्रीज आर ऑल सिमिलर, एंट्रीज आर ऑल नॉर्मल, खाली थोड़ा टेक ओवर हुआ है और थोड़ा सोल्ड. ये समझा? एंट्री करते जाओ अभी फटाफट. बाय बैंक सबसे पहला क्या आएगा तुम्हारा? मशीनरी. कितना? ये सोल्ड वाला लिखना. मशीनरी का सेल वैल्यू कितना है? ये अपने को सेल और टेक ओवर वैल्यू चाहिए. ये दिख रहा है अपने को? टेक ओवर सोल्ड, टेक ओवर सोल्ड, टेक ओवर सोल्ड. तो मशीनरी का सेल वैल्यू कितना है? 21 है. और स्टॉक का कितना है? 24,750. और डेटर्स का कितना है? टोटल करो. 23, 43, 800, 63, 67, 68, 550. बराबर है. तो बाय बैंक का हो जाएगा टू रियलाइजेशन 68, 550. टेक ओवर में आई थिंक ये दोनों कौन लेके गया? नेरले लेके गया. तो क्या आएगा इधर? बाय नेरले कैपिटल. दिस इज मशीनरी 22,500 and this is stock 6,000. और ये क्या लेके गया? क्या ये पाटिल लेके गया. तो ये कितना होता है? 28,500. इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन. बराबर है. Then what next you have is पाटिल कैप. पाटिल क्या लेके गया? बाय पाटिल कैप बिल्डिंग एंड डेटर्स. बिल्डिंग 70,000 में लेके गया और डेटर्स ये लेके गया ना. अरे ये लेके 16. तो टोटल कितना आता है? 86. तो ये हो जाएगा. हाय रवि 2 मिनट्स. दिस इज टू रियलाइजेशन. अलग से भी लिख सकते हो, सेम लाइन पे भी लिख सकते हो. दिस वुड बी आई थिंक 86,000. बराबर है. 99%. बट शी इज वेरी स्कॉलर. भले कम ऑन, कम बैक हियर. ऑनलाइन ऑफलाइन बट अपना टेस्ट हुआ अभी, पहला अकाउंट था, 1.5 घंटे का टेस्ट था. ऑफलाइन हाफ एन आवर, 25 minutes और पेपर वाज रेडी. ना नो कैल्सी. आई वाज देयर ऑन द स्पॉट. चलो. शी लॉस्ट 1 mark 2 mark फॉर सिली मिस्टेक. वेरी स्मॉल सिली. चलो समझा? ये समझा? तीनों टेक ओवर, तीनों सोल्ड. क्लियर? कमिंग टू लायबिलिटीज. लायबिलिटीज पे ऑफ की एंट्री क्या होगी? तो टू बैंक अकाउंट. क्या आएगा इधर बैंक में? Nothing, sir. क्रेडिटर्स पे ऑफ हुआ है कि टेक? क्रेडिटर्स पेड ऑफ है. बट कौन पे ऑफ किया है? लेकिन पाटिल पे ऑफ किया. पाटिल पे ऑफ किया तो मतलब टेक ओवर ही हुआ, और कुछ पे ऑफ नहीं किया है. ये टू बैंक आएगा ही नहीं. सीधा टू पाटिल कैप. क्रेडिटर्स क्या भाव पे लेके गया? 5% डिस्काउंट. 32,000 का 5% कितना होता है? 30,400. टू पाटिल का करस्पॉन्डिंग एंट्री बाय रियलाइजेशन 30,400. इज दिस क्लियर? वेट, क्लियर विद दैट ऑल ऑफ यू? और लाइबिलिटी में और कुछ जो आपको सेटल करना है या पे ऑफ करना है? कुछ अनरिकॉर्डेड रियलाइजेशन एक्सपेंस एनीथिंग? आई थिंक योर सम इज. करो टैली करो. क्रेडिट साइड क्रेडिट
और क्रेडिट चार्ट पड़ा है 28 plus My dad is also positive. ओके ओके आई टेल यू मैं बताता हूँ, ग्रुप पे डालता हूँ अगर ब्लड। बोलो ना, अंडर 18 करो करो पूरा, पेंसिल से टाली करो करो पूरा 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 करो, टैली करो फटाफट, कम ऑन डू इट। Sir, it tallied on 91,988. 91,988 91,988 हाँ sir. ऐसा कैसा 988? अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, और प्रॉफिट कितना आया? 650 का प्रॉफिट है, तो राउंड ऑफ करना पड़ा ना सर. 650 का है तो डेसिमल में राउंड ऑफ करना पड़ेगा तुमको, राउंडेड ऑफ टू हायर साइड। करो करो कैलकुलेट करो। प्लस माइनस कर, ध्यान से कर। 650 rupees is your profit, is that right? 487 163 आने दो। Is there anyone who is insolvent? तो क्या लिखने का? बाय बैंक, और बैंक में 2 पार्टनर, बराबर है? करो फटाफट। सब में बाय बैंक आ रहा है। एक मिनट, लेकिन एक मिनट तो इतना लग कुछ है, ये 1,40,000 नहीं है भाई, तो ये साइड आएगा। अरे प्याज हो ना, पेस्ट बराबर है, और टैली भी हुआ है। वरुण, व्हाट इज द आंसर? 91,988. 91,988 पे टैली हो रहा है, 91,988 पे टैली हो रहा है। चेक, 650 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ट्रांसफर करो, ये प्रॉफिट इधर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन। हाँ, ये 487 और 163। अभी इसका क्या आ रहा है? 2 बैंक आ रहा है, और इसमें बाय बैंक आ रहा है। क्या आ रहा है ये? 101। आर यू श्योर? यही आएगा, 91,987 आएगा, 91,987 आएगा।
और इधर आएगा 2 पार्ले कैप। कितना आ रहा है ये? पाटिल पाटिल अरे वो 7 और 3 किया है ना, 8 और 2 किया है इसके बाद। 7 लिखा तो 7 लिखो, 8 और 2 लिखा तो 8 और 2 के हिसाब से करो। ये 487 है और 163 किया है ना, 488 और 162 भी कर सकते, 1 रुपया ऊपर नीचे। दैट इज फाइन, करेक्ट। सर वो 3437 बराबर 3437 और टैलीज ऑन 91,987। एक नो डेबिट वाला, हाँ डेबिट वाला आ जाओ ना, 60 प्लस 2 82 था वे, हाँ ना यहाँ 86 तो डेबिट मोटू थे बाय बैंक से नो। अरे क्या અહીંયા કોઈ છે પેડ ઓફ છે જ નહીં, લાયબિલિટી પે ઓફ થાય તો આવે ને રિયલાઇઝેશન વાળું બેંક ને બેંક, અહીંયા ખાલી લાયબિલિટી ટેક ઓવર થઈ। ये वर्किंग नोट किया कॉपी, ऑल फॉर द डे संपला रिवाइज। नेक्स्ट लेक्चर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी एंड स्टार्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी ऑन मंडे, डू नॉट रिमेन एब्सेंट। Which bank? पैसा बद्दा पे ऑफ करें, डेफिशिएंसी